स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट मालदीव से रिलेटेड। मालदीव के जो न्यू पॉलिटिकल हेड हैं उनका जो ओथ सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया के जो मिनिस्टर हैं इस ओथ सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किए। अगर हम मालदीव के बारे में बात करें तो एक नाइबर कंट्री है इंडिया का और इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सिचुएटेड ये आइलैंड कंट्री है। इंडिया के द्वारा हमेशा जो मालदीव को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया, चाहे 1988 के समय जब लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम है लेटे के एक फैक्शन के द्वारा यहाँ पे जो कूप है उसका कोशिश किया गया था मालदीव के अंदर में, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में ऑपरेशन जो कैक्टस है उसको लॉन्च किया गया और वहां से जो कूप है उससे यहाँ से मालदीव को बचाया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 2014 के बारे में, तो उस समय में वहाँ पे जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसके फेलियर के समय इंडिया के द्वारा ही सबसे पहले जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड किया गया मालदीव के रिगार्डिंग में। तो एक इम्पोर्टेंट नाइबर कंट्री है इंडिया का मालदीव और प्रेजेंटली वहाँ पे जो न्यू पॉलिटिकल हेड हैं वो पावर के अंदर आए हैं, उनका जो ओथ सेरेमनी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात, यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क भी है बेसिकली, आप मालदीव का जो कौन सा पोर्ट है, मालदीव का ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसको चाइना के द्वारा वहां से ऑपरेट किया जाता है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना। क्योंकि स्टूडेंट्स एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो थ्योरी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का थ्योरी यही है कि इंडिया के जितने भी जो नाइबर कंट्रीज हैं उसके हर एक पोर्ट के ऊपर जो चाइना है उसका जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे अगर हम बात करें यहाँ पे म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार का वो कौन सा पोर्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हम्बनतोता नाम का जो पोर्ट है वो यहाँ पे चाइना के द्वारा एक्वायर किया गया है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर का जो पोर्ट है, इंडिया ने उसके काउंटर के अंदर में जो चाहबार पोर्ट है उसको डेवलप किया है ईरान के अंदर में, जिसका मेन टारगेट यही है चाहबार पोर्ट के थ्रू जो अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको यहाँ पे सप्लाई किया जा सके। तो मालदीव का ऐसा कौन सा पोर्ट है जो चाइना के द्वारा एक्वायर किया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी है उसके पर्सपेक्टिव में, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना या आप उसके बारे में रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक एरिया से रिलेटेड है, तो आपको बेसिकली इजराइल के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इजराइल का जो कन्फ्लिक्टेड रीजन है साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो गाजा स्ट्रिप, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वेस्टर्न यहाँ पे एक रिवर है वो फ्लो करती है। रिवर का नाम क्या है स्टूडेंट? जॉर्डन रिवर है। रिवर का नाम है जॉर्डन। और यहाँ पे जो कंट्री है ईस्टर्न साइड ऑफ इजराइल का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे जो नाइबर कंट्री है वो भी बेसिकली जॉर्डन ही यहाँ पे सिचुएटेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री सिचुएटेड है इजराइल के? यहाँ पे आपको कौन सा कंट्री देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है लेबनान, जहां से आप देखिए कि एक इंसर्जेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हजीबुल्लाह यहाँ से ऑपरेट करता है। लेबनान नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर कुछ एरिया जो शेयर करता है वो सीरिया यहाँ से शेयर करता है इजराइल के साथ में। यहाँ पे से सी ऑफ गैलीलियो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेबनान के अंदर जो रिवर है हमने काफ़ी बार उसको डिस्कस किया है, लेटिनी नाम का जो रिवर है वो लेबनान के अंदर फ्लो करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो जॉर्डन नदी जो फ्लो करती है, जॉर्डन रिवर जो फ्लो करती है जो इजराइल को और यहाँ पे जो जॉर्डन है उसको सेपरेट करता है। इसी जॉर्डन नदी का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में एक एरिया है जहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ हैं उनका आपको जो डोमिनेशन है, जिनका ऑटोनोमस रीजन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको हम वेस्ट बैंक के रीजन के रूप से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी वेस्ट बैंक के अंदर कुछ इंसर्जेंट्स है जिनको यहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा काउंटर किया गया रिसेंटली, उसका जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि पहले ही एक जो कम्प्लीटली एरिया है इजराइल का, जो कम्प्लीटली एरिया है, आज एक एडिटोरियल भी आया है इसके रिगार्डिंग में। इजराइल का जो प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग में, जो बिग पावर कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना और यूएस का क्या यहाँ पे इंटरवेन है प्रेजेंट समय का जो कन्फ्लिक्ट, और अर्लियर जो यूएस का क्या पॉलिसी था मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बेसिकली पता होना चाहिए कम्प्लीटली यहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ का डोमिनेशन हुआ करता था। पर लेटर फेज में यहाँ पे जो जूइस है उनका जो सेटलमेंट इंक्रीज होगा। वर्ल्ड वॉर के समय उनको प्रोमिस किया गया था कि उनको एक स्टेट है उसका क्रिएशन किया जाएगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में 1948 के समय इजराइल है उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया। इजराइल कंटिन्यू यहाँ कन्फ्लिक्ट के अंदर रहता है। उसके जो नाइबर कंट्रीज हैं जैसे सदर्न पार्ट के अंदर में जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, इन सभी के साथ में उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बट उसका जो डिफेंस फोर्सेज है, जो यहाँ पे उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से
कंटिन्यूस इजराइल के द्वारा डिफीट किया गया है अपने जो नाइबर कंट्रीज को अलग अलग वॉर के समय में, चाहे वो 6 डे वॉर का समय हो या 1973 के समय में जो वॉर ऑफ यंगपुर है उसके अंदर डिफीट की बात हो, तो हर एक समय इजराइल के द्वारा यहाँ पे डिफीट किया गया। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे पोर्ट ऑफ हैफा नाम का जो सिटी है, पोर्ट ऑफ हैफा नाम का जो सिटी है उसके बारे में पता होना चाहिए, जो अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे उसको बेसिकली एक्वायर किया गया है। और ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 की मीटिंग के समय इंडिया के अंदर जिसको लॉन्च किया गया था उसका भी ये पार्ट है। यहाँ पे इजराइल का जो पोर्ट ऑफ हैफा है, हाइपा नाम का जो सिटी है उसको इंडियन जो सोल्जर्स है उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। इस हाइपा नाम की जो सिटी है उसको यहाँ पे लिबरेट करने में, लिबरलाइजेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यांमार के रिगार्डिंग में है, म्यांमार के अंदर जो रखाइन स्टेट है वहाँ से जो रोहिंग्याज हैं वो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो म्यांमार की अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा इनको कंटिन्यूस जो परेशान है वो किया गया है, प्रोसिक्यूट किया गया है इन लोगों को। तो आप देखें कि इंडोनेशिया के लिए इन लोग गए थे, इंडोनेशिया के द्वारा वहाँ की जो ऑफिस अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा इनको रिटर्न किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके अलावा आपको म्यांमार के बारे में पता होना चाहिए कि म्यांमार में जो कंटिन्यूस 2021 के समय वहाँ की मिलिट्री के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया गया था। वहाँ पे एक पॉलिटिकल हेड हुआ करते थे आन सान सूकी, उनको भी हाउस अरेस्ट है वो किया गया है 2021 के समय में, क्योंकि आप देखिए कि एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो आन सान सूकी हैं जो नोबल ल्यूरेट हैं उनके द्वारा इलेक्शंस के अंदर में बेसिकली वहाँ पे इंटरवेन है वो किया गया, इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट नहीं करवाई गई, ऐसा वहाँ की जो मिलिट्री है उसका एलिगेशन से उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया और मिलिट्री के पास में कम्प्लीटली पावर है। म्यांमार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का एक नाइबर कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। प्रेजेंट समय भी म्यांमार का एक जो रखाइन स्टेट तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। वहाँ पे जो रोहिंग्या नाम की जो कम्युनिटीज़ हैं, रोहिंग्या नाम के जो मुस्लिम्स हैं वो पाए जाते हैं, वो कंटिन्यूस प्रोसिक्यूट होने की वजह से माइग्रेशन के अंदर हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर गए हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखें कि जो इनका इलीगल माइग्रेशन है उसका इश्यू कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलता है। और एक हमारा एक नाइबर कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर मैक्सिमम ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे माइग्रेट किए हैं। इंडिया के द्वारा भी बांग्लादेश को यहाँ पे जो फंड है वो प्रोवाइड किया गया। फंड कौन से मिशन के अंडर में प्रोवाइड किया इंडिया ने प्रोवाइड किया इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत के पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश को जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की है कि आप इस रोहिंग्या मुस्लिम्स को अच्छे से इनका जो रहने का जो व्यवस्था है वो कीजिए। आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर 2 ऐसे प्लेसेज हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स की वजह से आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो स्टूडेंट्स कोक्स बाजार है जो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, और एक है बेसिकली अगर हम बात करें भाषण चार आइलैंड है जहाँ पे इन रोहिंग्या मुस्लिम्स को सेंड किया गया है बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ के द्वारा, और ये ऑपरेशन इंसानियत है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे बेसिकली जो फंड है वो प्रोवाइड किया गया है। फंड किसको प्रोवाइड किया गया? बांग्लादेश की गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को अच्छे से सेफली वहाँ पे सेटल डाउन करने की रिगार्डिंग में। म्यांमार के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया कि म्यांमार एरिया शेयर करता है फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक फ्री मूवमेंट रिजाइम है वो यहाँ पे ऑपरेट किया करते थे। अभी रिसेंटली जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ उसके अंदर इस फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी एक रोल है वो देखने के लिए मिला है कि वहाँ पे नाइब हमारे जो म्यांमार है वहाँ से काफ़ी सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे थे, और इस एथनिक वायलेंस को उनके द्वारा हाई रीच के ऊपर में या हाई लेवल के ऊपर इसको इंक्रीज करवाया गया जो मणिपुर के अंदर ब्रेकआउट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पे आपको एक और स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो म्यांमार है, म्यांमार का एक स्टेट है चीन स्टेट बेसिकली अपना एरिया शेयर करता है मिजोरम के साथ में, और वहाँ कंटिन्यूस आर्मी जो म्यांमार की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा वहाँ पे जो प्रोसिक्यूट है अपने ऑपरेशन से उनको कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इजराइल के बारे में, तो आप देखिए कि हमने गाजा स्ट्रिप के बारे में कंटिन्यूस रीड किया है। जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर जो गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। गाजा स्ट्रिप 3 एरियाज से यहाँ पे इजराइल की अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको जो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, उसके जो बॉर्डर्स हैं उनको,
और इसको बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म है जो इसके रिगार्डिंग में यूज किया जाता है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में। उस पॉलिटिकल टर्म को हम बोलते हैं ओपन प्रिजन। वर्ल्ड का एक ओपन प्रिजन है। आप देखिए कि इनका कोई यहाँ पे जो एयरप्लेन के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो नहीं है। ये मेडिटेरियन सी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। वहाँ पे इजराइल का डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओनली एक ऐसा एरिया है जो राफा बॉर्डर है। राफा बॉर्डर हमने यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के रिगार्डिंग में रीड किया था यूएन के द्वारा और इंडिया के द्वारा भी, जो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड है जिसको सप्लाई किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में, चाहे वो मेडिकल सपोर्ट हो, चाहे वो यहाँ पे फूड के जो आइटम्स हो, जो इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो सेंड किए गए थे। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में ये जो प्लेस है वो न्यूज के अंदर में था कि जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप का सदर्न पार्ट के अंदर जो बॉर्डर है उसको हम किस बॉर्डर के नाम से जानते हैं? रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर जो एरिया है जो यहाँ पे इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उसका सदर्न पार्ट के अंदर में इजिप्ट का कौन सा एरिया है? सनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का यहाँ पे सनाई पेनिनसुला है। आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन बेसिकली पता होनी चाहिए कि गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू यहाँ पे इजराइल जो है अपना एरिया शेयर करता है रेड सी के साथ में, तो आपको उसका भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जापान और चाइना के जो पॉलिटिकल हेड हैं, अभी एपीईसी का जो मीटिंग है जो कहाँ पे चल रहा है? यूएस के अंदर में। तो वहाँ पे बेसिकली ये मिले हैं, उनके द्वारा जो भी इनके कोऑपरेशंस हैं उसके बारे में बात की गई है। आप देखिए कि चाइना के द्वारा रिसेंटली एक मैप है उसको रिलीज किया गया था जिसमें काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अपने कंट्रोल के अंदर इनके द्वारा बताए गए थे। तो चाइना के जो मैक्सिमम नाइबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी इसका जो चाइना का उसका मैप है, जो डिक्टेटरशिप है, किसी की सॉवरेनिटी के अंदर इंटरवेन करने का जो कोशिश है उसको यहाँ पे कंडेम किया गया था। अभी रिसेंटली यहाँ पे आप देखें कि जापान के द्वारा जो फुकुशिमा नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था 2011 के समय वहाँ पे सुनामी आई थी। 2011 के समय वहाँ पे सुनामी आई थी। तो उसका जो फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो वाटर है वो सी के अंदर रिलीज किया गया। उसके बाद में देखिए कि चाइना के द्वारा जापान से जितना भी यहाँ पे जो सी फूड है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया करते थे उसको कम्प्लीटली बैन किया गया है। इवन जापान के जो पॉलिटिकल हेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा उस सी फूड को यूज किया गया कि इस पानी को जो हमने हमारे द्वारा रिलीज किया गया है सी के अंदर में, तो सी फूड के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। इनके द्वारा एक फिश है उसको ईट करके भी दिखाया गया था। और भी काफ़ी कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जैसे मिलिट्री एक्टिविटी हो, इंटरवेन करना हो, किसी की मैरीटाइम बाउंड्री का जो रेस्पेक्ट है वो ना करना हो, ऐसे काफ़ी कुछ एलिगेशंस है जो चाइना और जापान के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वोटर्स के टर्नआउट के रिगार्डिंग में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जो वोटिंग है उसको कंडक्ट करवाया गया। 74% के आसपास जो टर्नआउट है वो देखने के लिए मिला है। तो बेसिकली आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे जो लास्ट जनरल इलेक्शंस जब कंडक्ट हुए थे, कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, तो हमारे जो लास्ट जनरल इलेक्शंस कब कंडक्ट हुए थे? 2019 के समय। तो उस समय हमारा टोटल जो वोटर्स का जो टर्नआउट है वो कितना रहा था? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अगर आपको याद हो तो फिर से बताना आप। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अराउंड कितना % जो टर्नआउट है वो देखने के लिए मिला था। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 19 के समय 78 जो वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट होके आए थे। और जो हमारा 126 वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में जब ये आएगा एग्जिस्टेंस में आफ्टर द सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में, तो टोटल नंबर ऑफ कितना सीट्स हैं जो वुमेन्स के रिजर्व होंगी हमारे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में एज एमपीज के रूप में, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रेजेंट समय में जो 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो महिलाएं हैं जो इलेक्ट होके आए थे लास्ट जनरल इलेक्शन के अंदर में। तो यहाँ पे असम्बली जो 5 स्टेट्स के अंदर जो असम्बली इलेक्शंस हैं वो कंटिन्यूस चल रहे हैं। वहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर वोटिंग है उसको कैरी आउट कराया गया। 70% जो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो देखने के लिए मिला है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा आप देखिए कि नोटा, जो यहाँ पे आपने नोटा के बारे में सुना होगा, नन ऑफ द अबाउ, जो ईवीएम मशीन के सबसे लास्ट के ऊपर आपको जो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स नन ऑफ द अबाउ का भी बेसिक मैंडेट यही था इस केस का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में ये जो नोटा है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था 2013 में। तो आप देखिए कि उसके अंदर भी बेसिक मैंडेट यही था कि जो वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। यहाँ पे अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे
नहीं चूज किया गया है एज ए उनके पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, तो भी यहाँ पे वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें यहाँ पे इलेक्शन के अंदर में, और नोटा है उसको यहाँ पे प्रेस किया जाए उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। टनल के बारे में एक न्यूज़ है। टनल में आप देखिए कि लास्ट जो संडे था, जो हमारा जो अभी जो संडे गया था उसके दिन वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर एक टनल है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर वहाँ पे कोलैप्स हुआ। 40 के आसपास हमारे जो लेबर्स हैं वहाँ पे बेसिकली उसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी उनको यहाँ पे जो रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है वो चलाए गए, बट उसका वहाँ पे जो फर्दर कोलैप्स होने का रीजन की वजह से और भी कोलैप्स होने का जो फियर है, जो यहाँ पे कंसर्न्स है, उसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको रोके गए हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे वे में उनको यहाँ पे रेस्क्यू करने का जो प्लान हो। इसके अलावा उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था, कहाँ पे, जोशीमठ के अंदर में। इसके अलावा और भी कंटिन्यूस जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं वहाँ का इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग में। और रवि चोपड़ा कमेटी के बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वहाँ के इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव में हिमालयन स्टेट्स में। इसके अलावा आप देखिए कि पॉपुलेशन का कंटिन्यूस प्रेशर है इन हमारे हिली स्टेट्स में। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी रेगुलेशन का ज़रूरत है कि टू मच यहाँ पे जो लोगों हैं उनका माइग्रेशन ना हो, और हमारा यहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है, ऐसे जो टू मच डेवलपमेंट है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो हमारा ग्लोबल साउथ एशिया का जो समिट है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। ये वर्ल्ड 1 ईयर के अंदर में सेकंड टाइम है इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ऑनलाइन डिजिटली वे में इसको, वर्चुअल वे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके अंदर ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा ओपनिंग स्पीच के अंदर में जो गाजा के अंदर जो सिविलियन कम्युनिटीज़ का यहाँ पे डेथ हुआ उसको रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं जो यहाँ पे रेज किए गए ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ एशिया समिट के बारे में, तो आप देखिए कि साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है। और जो ग्लोबल साउथ जो वर्ड है, ग्लोबल जो साउथ का जो वर्ड है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ग्लोबल साउथ का जो वर्ड है, कार्ल कार्ल ओग्लेसबी नाम के जो पर्सन है, ओग्लेसबी नाम के जो पर्सन है, उनके द्वारा इस टर्म को यहाँ पे ओरिजिनेट किया गया था कि सदर्न जो ग्लोब के जो कंट्रीज हैं वो ऐसे कंट्रीज हैं जो पुअर हैं, उनके ऊपर हमेशा किसी ना किसी कॉलोनी का जो रूल है वो देखने के लिए मिला है, नॉर्दर्न पावर्स का जो रूल है वो देखने के लिए मिला है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो ग्लोबल साउथ जो वर्ड है वो यहाँ पे इमर्ज हुआ। उसके बाद में एक लाइन भी आपको देखने के लिए मिलती है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना कि काफ़ी कुछ ऐसे कंट्रीज ऐसे भी हैं जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर सिचुएटेड हैं, बट ग्लोबल साउथ का पार्ट है। चाहे उसके अंदर आप एग्जाम्पल के रूप में इंडिया ही देख सकते हो। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर सिचुएटेड है, बट आप देखिए कि ग्लोबल साउथ का एक लीडिंग कंट्री है, उसके एक लीडर के रूप में काम करता है। आप देखिए कि G20 का जब समिट इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ तो साउथ साउथ कोऑपरेशन का या ग्लोबल साउथ का जो कोऑपरेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया इंडिया के द्वारा। जो ट्रायोका का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के साथ भी आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया से पहले जो समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, बाली के अंदर, फिर इंडिया के अंदर G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ। नेक्स्ट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, क्या ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज होगी या साउथ अफ्रीका के अंदर, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, या आप रीड करना इसके बारे में कि G20 का जो नेक्स्ट समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ग्लोबल साउथ का जो समिट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि 125 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे लास्ट टाइम जब जनवरी के अंदर ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। साउथ साउथ कोऑपरेशन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका कैसे यहाँ पे बेटर वे में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज हो, उन सभी के बारे में बात की जाती है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ग्लोबल साउथ जो समिट है उसके बारे में पीएम सर के द्वारा जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए सिविलियंस के डेथ के रिगार्डिंग में गाजा स्ट्रिप में। तमिलनाडु के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु का स्पेशल सेशन है वो बुलाने की बात की गई है। और आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा कहा गया कि अभी मेरे द्वारा जो यहाँ पे जो बिल्स मेरे को सेंड किए गए थे उनके वो मेरे बेसिकली गवर्नर को आपको 2 पावर्स देखने के लिए मिलती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 है, 200 के अंदर गवर्नर का कुछ पावर्स हैं कि गवर्नर के द्वारा बिल को क्या कर दिया जाए, बिल को यहाँ पे असेंट दे दिया जाए गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा जो बिल है उसको यहाँ पे विद होल्ड कर दिया जाए, पर मैक्सिमम समय में जो विद होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब पॉलिटिकल पावर कोई भी पावर के अंदर रहेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
उनके द्वारा उस बिल के रिगार्डिंग में बिल को यहाँ पे गवर्नर को सेंड करने के बाद में उनको रियलाइज हुआ कि बिल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हमको नहीं करना चाहिए, तो उस समय में विद होल्ड है वो किया जाता है उस बिल के रिगार्डिंग में। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनके द्वारा बिल को बेसिकली रिटर्न कर दिया जाए। रिटर्न किसको कर दिया जाए? असेंबली को रिटर्न कर दिया जाए, और बिल को यहाँ पे रेफर कर दिया जाए। रेफर किसको कर दिया जाए? प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जाए। तो दिस इज ऑल द 4 ऑप्शंस दैट गवर्नर हैव दैट टाइम द बिल उसको सेंड किया जाता है। बिल उसको जब साइन करना होता है, बिल को साइन करने के बाद ही वो एक्ट के रूप में एग्जिस्टेंस में आता है। तो तमिलनाडु के अंदर में जो बिल सेंड किए गए थे गवर्नर को, गवर्नर के द्वारा उन बिल्स को रिटर्न नहीं किया गया है, ऐसा गवर्नर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। ये RN रवि सर हैं वहाँ के गवर्नर, ये पहले ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एक पीस एग्रीमेंट के अंदर एज ए इंटरलोक्यूटर के रूप में एक इम्पोर्टेंट रोल इनके द्वारा प्ले किया गया था 2018-19 के समय में RN रवि सर के द्वारा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नर पोस्ट। इसके अलावा आर्टिकल 201 है, वो भी गवर्नर के रिगार्डिंग में है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है गवर्नर यहाँ पे स्टेट असेंबली के बिल्स के रिगार्डिंग में। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 75% जो लोकल रिजर्वेशन है उसको पास किया गया था प्राइवेट सेक्टर के अंदर में, उसको हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश किया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड है वो डिक्लेयर किया गया है। आप देखें स्टूडेंट्स आर्टिकल 16 का जो एक्सेप्शन के अंदर में आपको एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 16 का एक एक्सेप्शन है रेजिडेंस, जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि रेजिडेंस के बेसिस पे भी यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो रिजर्वेशन है, लोकल कोटा है 75%, उसको ऐड करने की बात की गई थी, उसको यहाँ पे क्वेश किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में है। स्टूडेंट्स उड़ीसा में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर लिया गया कि जो ट्राइबल्स की जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल पर्सनस को भी यहाँ पे ट्रांसफर की जा सकती है, मीन्स सेल की जा सकती है। आप देखिए कि उसका यहाँ पे अप्रोर देखने के लिए मिला है, उसके रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें, ये आपको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, कौन से शेड्यूल के अंदर में आती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना क्या वो शेड्यूल 5 के अंदर है या शेड्यूल 6 के अंदर है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स की जो जमीन है उसको बेसिकली अगर यहाँ पे ट्रांसफर करने का पावर दिया गया, उसका मेन मोटिव यही था कि ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा जो जमीन है उसको सेल किया जा सके। बट आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा जो कंसर्न्स रेज किए गए उसका मेन रीजन ये है कि इस तरीके से जो हमारी जो जमीन है उसको यहाँ पे जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम के अंदर जो सेक्शंस हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा, उनके द्वारा खरीद लिया जाएगा डिफरेंट वेज के थ्रू में। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो आपको वहाँ पे जो काफ़ी सारी जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने के लिए मिलती है, इवन हमारी जो प्रिमिटिव जो वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है जिनको हम PVTG के नाम से जानते हैं, 1973 में जो एक कमीशन बना था देबार कमीशन, देबार कमीशन के द्वारा उनको PVTG का जो नाम है वो दिया गया। आप देखिए कि PVTG जो है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कहाँ पे उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इंडिया के अंदर टोटल PVTG कितनी है? 75। हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTG इंडिया के अंदर कौन सी पाई जाती, कहाँ पे पाई जाती हैं? उड़ीसा के अंदर में। सेकंड नंबर पे कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। आप देखिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTG इंडिया में उड़ीसा के अंदर मिलती हैं। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें धारावी प्रोजेक्ट के बारे में है, तो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट है। बेसिकली आपको धारावी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा धारावी एक सलम का एरिया है, सबसे बड़ा सलम है इंडिया के, जो मुंबई का जो सिटी है उसके अंदर में धारावी सलम आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अर्बन एरियाज के अंदर में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अर्बन हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर में आप देखिए कि इन स्लम एरियाज को भी इन सीटू वे में डेवलप करने की बात की गई थी। आप देखिए कि सपोज कीजिए कि ये कंप्लीटली एक एरिया है जिसके अंदर आपको जो स्लम है उसके हाउसेज देखने के लिए मिलते हैं। अब गवर्नमेंट का जो इन सीटू वे में जो यहाँ पे अर्बन हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है PM आवास योजना के अंडर में, तो आप देखिए कि PM आवास योजना अर्बन के अंडर में आपको इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंडर में क्या किया जाएगा, इस कंप्लीटली स्लम के अंदर जो हाउस है इनको यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे एक टावर बनाया जाएगा जिसके अंदर जो फ्लैट है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये जो कंप्लीट एरिया है वो यहाँ पे सपोज कीजिए पार्क है, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो सब बनाए जाएंगे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा।
तो ये यहाँ पे वर्टिकल वे में जो डेवलपमेंट है, जो हाउस है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे यूएस एंड चाइना का जो रिलेशंस हैं, एपीईसी की मीटिंग के अंदर यूएस एंड चाइना है जिनके द्वारा यहाँ पे दोनों जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनका यहाँ पे मीटिंग हुआ। तो आप देखिए, पहले तो आपको एपीईसी के बारे में पता होना चाहिए। एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमी, बेसिकली ये आपको देखने के लिए मिलता है 1989 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया। इंडिया इसका ग्रुप नहीं है, इंडिया इसका पार्टनर नहीं है। एपीसी के अगर इस मीटिंग के बारे में बात करें और चाइना और अगर यूएस का जो रिलेशंस है उनके बारे में अगर हम बात करें, तो इन दोनों के बीच में जो कंसर्न्स मेन आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट, ताइवान है। ताइवान यहाँ पे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। आप देखिए कि ताइवान के अंदर जो इलेक्शंस है वो यहाँ पे कंडक्ट होंगे, वहाँ पे जो चाइना है उसका कोई भी इंटरवेन ना हो, ये ऐसा यूएस का बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं। यूएस के जो हेड हैं उनके द्वारा चाइना के जो पॉलिटिकल हेड को एज ए डिक्टेटर का जो यहाँ पे वर्ड है वो भी यहाँ पे एड्रेस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एपीसी की इस मीटिंग के अंदर में ये बेसिकली ताइवान के बारे में बात की। 2024 के समय यूएस के अंदर भी इलेक्शंस है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी यूएस एंड चाइना का ये कि आपको जो दोनों का ही जो पावर कैप्चर का जो गेन है, पावर कैप्चर के रिगार्डिंग में जो वहाँ पे इंटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है मिडिल ईस्ट के अंदर में। आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो इजराइल और हमास का जो वॉर का सिचुएशन हुआ है उसके अंदर जियोपॉलिटिकल जो पावर्स हैं उनका भी इंटरवेन आपको देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें स्टूडेंट प्रेजेंट समय में 2020 के समय में एक अकॉर्ड है जिसको साइन किया गया, अब्राहम अकॉर्ड। एक अकॉर्ड है जिसको साइन किया गया, इस अकॉर्ड का क्या नाम है, अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड यही था कि हमारा जो इजराइल है, इजराइल का जो रिलेशंस किसके साथ में इस्टेब्लिश हो, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, अरेबियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इनका जो रिलेशंस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो। और रिवाइवल की बात की गई थी जिसमें बहरीन है, मोरक्को है। मोरक्को जो बेसिकली नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से भी वो न्यूज़ के अंदर में था। तो आप देखिए कि बहरीन है, मोरक्को है, यूएई है, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश किया प्रेजेंट समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखें कि चाइना का भी इंटरवेन देखने के लिए मिला है इस रीजन के अंदर में। चाइना का इंटरवेन क्या देखने के लिए मिला अगर हम बात करें, चाइना में आप देखें कि जो ईरान है और जो सऊदी है, ईरान और सऊदी जो हैं दोनों कंट्रीज, ईरान और सऊदी का यहाँ पे बेसिकली कन्फ्लिक्ट हुआ करता था 2016 के समय। दोनों ही कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी एंड किया गया था। अभी दोनों के बीच में जो मीडिएशन का जो काम किया गया है इनके रिलेशंस को रिवाइवल करने के दोबारा से रीस्टोर करने के रिगार्डिंग में, वो चाइना के द्वारा किया गया। और अगर हम बात करें उसी मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर में प्रेजेंट समय में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया गया है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया है। अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूएस के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंदर में एज ए पार्टनर का जो रोल है वो प्ले किया गया, एज ए इंपॉर्टेंट लीडर का रोल प्ले किया गया कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के अंदर में यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में एक इंटरकनेक्टेड जो प्लेटफॉर्म्स है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाए। इंडिया से ये स्टार्ट होगा और आपको यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखें कि इन दो बिग पावर्स का जो क्लैश है उसका भी रोल यहाँ पे देखने के लिए मिला। इजराइल और हमास के पर्सपेक्टिव में उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कैसे दोनों बिग पावर्स हैं वो यहाँ पे अपना एरिया है, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर में अपना जो पावर है उसको डिक्टेट रखना चाहते हैं। जिसके अंदर में आप देखिए कि यूएस के द्वारा यहाँ पे जो सऊदी है, सऊदी का जो कंट्री है उसको भी बेसिकली कहा गया है कि आपके द्वारा यहाँ पे जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जाएं, किसके ऊपर में, रसिया के ऊपर में, जिसके ऊपर आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है, ओपेक प्लस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में भी आपको रसिया देखने के लिए मिलेगा। तो सऊदी के द्वारा वहाँ पे डिनाई किया गया यूएस को। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इजराइल हमास का जो वॉर का सिचुएशन है, जिसके अंदर कैसे जो बिग पावर्स है उनके द्वारा अपना जो इंटरवेंशन है उनके पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट एरिया है मिडिल ईस्ट का जो कंट्रीज हैं जो सभी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपीएम के प्रोडक्शन के बारे में है। इंडिया में जो ओपीएम का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सपोज करना कि ये राजस्थान का एरिया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है, तो यहाँ इनका जो बाउंड्री एरिया है, जो मेवाड़ का जो रीजन है, वहाँ पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो ओपीएम है उसका प्रोडक्शन, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ है, राजस्थान का जो
राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा नीमच है, नीमच के अलावा मंदसौर है। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, जहाँ पे ओपीएम है उसका जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। ये आपको बेसिकली नवंबर से लेकर मार्च के मंथ के समय इसको उगाया जाता है, नवंबर से लेकर मार्च के समय इसको उगाया जाता है, जिसके अंदर एक लिक्विड टाइप का जो आपको जो सब्सटेंस है उसको यहाँ पे सबमिट करना होता है। इन लोगों को बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एजेंसीज हैं उनको सबमिट करना होता है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि बेसिकली ओपीएम के द्वारा जहाँ पे जो नारकोटिक जो ड्रग है उसकी कैटेगरी के अंदर इसको शामिल किया गया है, लाइसेंस के थ्रू ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है। और आप देखिए कि उसको यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक फैक्ट्री है जहाँ पे इनको बेसिकली सबमिट करना होता है ओपीएम का जो प्रोडक्शन है, जिसके अंदर में जो कंसंट्रेटेड एक लिक्विड जो सब्सटेंस है उसको इनके द्वारा सबमिट किया जाता है। जो नारकोटिक ड्रग के अंदर में इसका जो मिसयूज है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है ओपीएम का। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर इंडिया का जो 80% जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर, मंदसौर के अंदर, और नीमच नाम का जो एरिया है, नीमच नाम का जो एरिया है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, प्रेजेंट समय में गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया गया है इस ओपीएम जो प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर में। तो वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनके द्वारा इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए। कंसर्न्स यही है कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो ऑपरेट करने का ज़रूरत है वो गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपना जो ध्यान है फार्मर्स का रखना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को अगर यहाँ पे अलाउ किया गया तो उनके द्वारा जो फार्मर्स की जो राइट्स हैं, फार्मर्स का जो वेलफेयर है उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा। ऐसे जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, UNFCCC की मीटिंग के बारे में है। UNFCCC बेसिकली क्या है? क्लाइमेट सेक्टर के रिगार्डिंग का ये एक विंग है अर्थ समिट का। आप देखें कि 1992 के समय अर्थ समिट है वो ऑर्गेनाइज हुई। अर्थ समिट के जो 3 प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में UNFCCC है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। UNFCCC है जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में है। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में UNCBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखेगा कि कितने प्लांट हैं, कितने एनिमल्स हैं, कैसे कैसे यहाँ पे बर्ड्स हैं, उसके पर्सपेक्टिव में इनका जो रिपोर्ट है, इनका जो मीटिंग है ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, UNCCD है, डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि डेजर्टिफिकेशन को भी कंट्रोल करने का ज़रूरत है। इंडिया का भी यहाँ पे टारगेट है कि काफ़ी कुछ जो ज़मीन है उसको रीस्टोर किया जा सके। तो दिस इज ऑल द 3 विंग्स ऑफ द डेट 92 का जो अर्थ समिट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, उस अर्थ समिट के 3 बेसिकली प्रोडक्ट हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी UNFCCC की जो डिफरेंट मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सभी की जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसको बेसिकली हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप से जानते हैं। जैसे UNFCCC की कुछ काफ़ी फेमस मीटिंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल 97 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया ये मीटिंग। उसका मेन मोटिव यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, और हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि लॉस एंड डैमेज है। लॉस एंड डैमेज के अलावा हमारा जो COP21 का मीटिंग है जिसको पेरिस एग्रीमेंट के रूप से भी हम जानते हैं। अगर हम बात करें रिसेंट जो इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा वो दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, और यहाँ पे काफ़ी बड़े कंसर्न्स है। दुबई ऑलरेडी आप देखिए कि फोशियल फ्यूल्स हैं, जो हमारे फोशियल फ्यूल्स हैं उनको यहाँ पे उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके अंदर कितना कुछ क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट में वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। दुबई के यहाँ पे बेसिकली जो मेन पर्सन है जिनके द्वारा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है या इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया का एक क्रिटिकल रोल है इस दुबई के अंदर जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने वाली है। इसके क्या इंपॉर्टेंट आउटकम रहेंगे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। वो आपको भी पिछली जो समिट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है हमारी ये समिट। जैसे कि कौन सी समिट है जिसके अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया? कौन सी ऐसी समिट है जिसके अंदर लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है? क्योटो प्रोटोकॉल कब यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आना था? 2013 से पहले किस तरीके से जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका एग्जिस्टेंस की बात, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, तो ऐसे काफ़ी कुछ हैं।
इंडिया का कार्बन न्यूट्रल का जो टारगेट है वो कौन सा है, 2070 है। 2070 तक इंडिया को अपना जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। सीसीडी, इन सभी के बारे में ऑलरेडी जब इनके बारे में कोई न्यूज़ होगी उस समय हम डिस्कस करेंगे सीबीडी एंड सीसीडी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डीप फेक के बारे में है, तो आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनका भी एक वीडियो डीप फेक के रूप में देखने के लिए मिला नवरात्रि के पर्सपेक्टिव में। तो इनके द्वारा कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि डीप फेक्स हैं जो आने वाले समय में मीडिया सेक्टर के अंदर में इसका मिस यूज है, फेक न्यूज़ के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। इवन डीप जो फेक वॉइस है उसका भी यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल लीडर्स की वॉइस को यूज करते हुए एज ए फोन रिकॉर्डिंग के रूप में, कि फोन रिकॉर्डिंग में इस तरीके से उनके द्वारा कहा गया। आप देखिए कि डीप फेक एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है प्रेजेंट समय में, जो टेक्नोलॉजी है जिसका जिस तरीके से अपग्रेडेशन हुआ है और इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए फेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था। ऐसे ही जो डीप फेक है उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ सोसाइटी के अंदर जो कंसर्न्स है वो रेज हो सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स का इमेज को यूज किया जा सकता है, किसी दूसरे पर्सन्स हैं उनका यहाँ पे आपस में जो कम्युनिटीज़ के बीच में राइवल को क्रिएट करने के रिगार्डिंग उनका यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डीप फेक के बारे में भी डिस्कस किया, काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिस्कस किया है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताना जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आपको ना पता हो तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना, गूगल करना उसके बारे में। और स्टूडेंट कंटिन्यूस हार्डवर्क कीजिए, आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो आपको कंटिन्यूस 5 to 6 मंथ है जो हार्डवर्क करना होगा अच्छे से। न्यूज़पेपर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन करना होगा, रिवाइज करना होगा करंट अफेयर्स को। और आपकी जो स्टैटिक बुक्स हैं उनको इग्नोर मत करना, स्टैटिक बुक हैं और जो सी सेट का पार्ट है उसको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।